बीकॉम पार्ट सेकंड के आज हम फाइनल अकाउंट्स जो हम देख रहे थे इंक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन, उसके पार्ट 8 की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को दिया जाता है, उनको उसके साथ में जो कुछ और भी इनकी बेसिक पे या कमीशन जो सैलरी, उसके अलावा उन्हें कुछ और भी चीज़ें दी जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। ये इनकम टैक्स में आप थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैं इसका बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। परक्विजिट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक कर्मचारी को जो है सैलरी के अलावा कुछ अगर आपको और बेनिफिट्स देने हैं तो वो परक्विजिट्स के नाम से दिए जाते हैं। जैसे आपने प्राइवेट कंपनीज का सुना होगा कि उनके पर्क्स बहुत सारे होते हैं, तो ये पर्क्स होते हैं। आपने उनको कार की फैसिलिटी दे दी, मकान की फैसिलिटी दे दी आपने उन्हें, तो ये जो फ्री आप उन्हें सर्वेंट दे दिया आपने, तो ये जो सुविधाएं होती हैं उनका भी वैल्यूएशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि हम भाई मैनेजरियल रेम्युनरेशन पर्सन को जो भी इस प्रकार के परक्विजिट्स मिलते हैं, उनको उसकी कंपटीशन ऑफ सीलिंग जो रेम्युनरेशन की डिसाइड होगी उसमें शामिल नहीं करना है। अब ये क्या होते हैं, कौन से हैं? जैसे कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, आपने कर्मचारी का पीएफ का फंड बनाया। पीएफ फंड क्या होता है बच्चों? एक कर्मचारी का अलग अलग फंड होता है अपने नाम से, मिस्टर ए का अलग है, बी का अलग है, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। और सुपरएनुएशन फंड जो होता है वो क्या होता है कि सारे श्रमिक आपने आपके जो है, मान लीजिए श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो अकाउंट्स का बर्डन बढ़ता है, आप इतने सारे कर्मचारियों का एक एक का अलग अलग पीएफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कॉमन फंड बना दिया जाता है जिसे कहा जाता है सुपरएनुएशन फंड। या फिर एन्युटी फंड होता है जिसमें एन्युटी की तरह से इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो ये जो है आपने सिंगल ये एक ही चीज़ बनाई हो कर्मचारियों के लिए या दो तरह की चीज़ें रखी हो, लेकिन जो भी इसमें आपने पैसा डाला है वो उनके जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो है टैक्सेबल नहीं होता है। ग्रेच्युटी टू पीएफ है ना, सुपरएनुएशन है ना, ग्रेच्युटी पेबल एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग हाफ ए मंथ सैलरी। आपने कर्मचारी को जो है ग्रेच्युटी दी। ग्रेच्युटी क्या होता है बेटा? सर्विस के बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है, इसको कहा जाता है। तो उसको कर्मचारी को जो है रिटायर होने के बाद में सैलरी का परसेंटेज उसे दिया जाता है एज ए ग्रेच्युटी के रूप में। लमसम अमाउंट है, दैट मीन्स उसको इसलिए दिया जा रहा है कि भाई आपने उसे इतनी सर्विसेज ली है तो जो रिटायर होने पर उसे कुछ पैसा आपको जो है देना चाहिए, तो वो उसे आप जो है लमसम अमाउंट उसे देते हैं, जो क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम उसके बहुत सारे खर्चे और उसने आपको अपना पूरा लाइफ का टाइम दिया, इसलिए आप उसे पैसा देते हैं। तो ये होगा उसकी हर सर्विस के ईयर के, ईच कंप्लीटेड ईयर जो सर्विस का है उसके आधा, यानी उसने 20 साल नौकरी की है तो कितना होगा? 10 साल की जो है 10 महीने की सैलरी उसको जो है आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। एनकैशमेंट ऑफ लीव एट द एंड ऑफ द टेन्योर है ना, उसकी जो टेन्योर आपने डिसाइड किया भाई 2 साल 3 सालों से आप मैनेजर बना रहे हैं, तो उसका जो भी एनकैशमेंट होगा लीव का, छुट्टियाँ उसने नहीं ली तो अर्जित अवकाश वेतन कहलाता है, तो उसको भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इन एडिशन टू दीज परक्विजिट्स, ये तो परक्विजिट्स हैं ही, एक मैनेजरियल पर्सन को जो है वो हो सकता है कि अब ये नॉन रेसिडेंट वर्ड इसने यहाँ पे इंडियन यूज़ किया है। एक्चुअली ये भी इनकम टैक्स में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कि 3 तरह के हमारे जो है व्यक्ति काम कर सकते हैं इंडिया में, जहाँ भी एक रेसिडेंट है, एक नॉन रेसिडेंट है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट NOR और NR कहते हैं वैसे। इनमें कुछ कुछ फर्क है इंडिया में रहने के दिनों के आधार पर। तो नॉन रेसिडेंट अगर है, जो कि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है, दैट मीन्स वो कहीं पे रेसिडेंट होगा, कहीं और बाहर रह रहा है, यहाँ पे कभी कभी आता है, तो जो नॉन रेसिडेंट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और उनको जो भी जो है कंपटीशन में ये अलाउंसेस ये वाले अगर मिल रहे हैं तो उसको जो है सीलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो पहला है चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है वो अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ा रहा है या इंडिया से बाहर पढ़ा रहा है, तो भी जो है उसे मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, यानी 60,000 रुपये एक बच्चे का हो गया, और 2 बच्चे हैं तो 1,20,000 हो गया। और एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड विच एवर इज लेस, अगर उसने एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने भी नहीं किए है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर उसने 40,000 ही किए तो फिर 40,000 की जो है छूट मिलेगी। सच अलाउंस इज एडमिसिबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक का जो है अलाउंस होगा, ये सीलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि हम जो है सीलिंग की बात कर रहे हैं, सीलिंग में किसको जोड़ा जाए किसको नहीं जोड़ा जाए, तो ये नहीं जुड़ेगा। हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया है ना, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली तो इंडिया में है और मैनेजर की, और उसकी जो है बच्चे जो है वो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा जो है मिलने के लिए 1 साल में एक बार जो है कंपनी का जो CEO है, जो मैनेजर है, उससे मिलने आ सकता है ना। वंस इन ईयर बाय इकोनॉमिक क्लास और वंस इन 2 ईयर बाय फर्स्ट क्लास। अगर 2 बार आता है तो फिर उसको फर्स्ट क्लास से आना होगा, ठीक है। एंड टू द मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर स्टडी और स्टे अब्रॉड टू इंडिया। मैंने आपको बताया कि अगर वो बाहर से बाहर आ रहा है तो भी वो मिलने उनसे आ सकता है, उसका खर्चा जो है इसको मैनेजरियल रेम्युनरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से लीव ट्रेवल कंसेशन है।
लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है बच्चों, जो कर्मचारी होता है उसको आप ये फैसिलिटी देते हैं कि भाई वो बच्चा वो जो है विदेश में वो कहीं घूमने जा सकता है अपनी फैमिली के साथ में, ये भी उसको अलाउंस के रूप में आप देते हैं। तो ये पैसा जो उसे दिया जा रहा है ये भी जो है इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो बड़ी रैंक का आदमी, तो उसको आप ये फैसिलिटी भारत से बाहर जाने के लिए भी दे रहे हैं, तो उसको भी सीलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड बच्चों बार बार आ रहा था, इफेक्टिव कैपिटल पढ़ रहे थे, तो एज पर क्योंकि कंपनी लॉ है उसकी हमें शेड्यूल्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टू सेकंड सेक्शन सेकंड ऑफ द शेड्यूल 13th जो है उसमें इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हम पेड अप कैपिटल को शामिल करते हैं। पेड अप कैपिटल क्या होती है बच्चों, आप ये तो पढ़ा हुआ है ही आपका, इसी में कॉमर्स में ही आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट में ही पढ़ा है। पेड अप कैपिटल है आपका अथोराइज कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, टोटल लाइफ टाइम की कैपिटल है कि आप उतनी इशू कर सकते हैं। और पेड अप कैपिटल क्या होती है, जो कि आप उसमें से जितना आपको जो है अपने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में और उनमें से कितना पैसा आपको शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं, है ना, जो भी है, लेकिन उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को शामिल नहीं किया जाएगा इफेक्टिव कैपिटल में। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनको शामिल करेंगे आप, है ना। डिपॉजिट्स, अगर आपके पास में किसी ने डिपॉजिट्स दिए हैं एज ए बॉन्ड या ब्रांड डिबेंचर्स, तो आफ्टर 1 ईयर तक आप उनका रिपेमेंट अगर होता है तो उसको भी जो है इसमें रिड्यूस करने के लिए इसमें किया जाएगा, जैसे कि एज रिड्यूस बाय एनी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसको आप डिपॉजिट्स को काम में लेंगे, किसी प्रकार के आपके लॉसेज हैं पुराने उनको दूर करने के लिए, उनको कम करने के लिए। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, जो कि आपने कंपनी बनाते वक्त जो खर्चे किए थे उनको राइट ऑफ करने के लिए भी आप उस डिपॉजिट्स को काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।